सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आलमी वबा कोरोना ने दुनिया को शदीद अजियत में मुब्तला कर दिया है। बड़ी बड़ी सुपर पावर्स बदतरीन मुसीबत का शिकार हैं। ये वायरस अब तक दुनिया के 1,62,000 लोग निगल गया है। 23.5 लाख से जायद इसका शिकार हो चुके हैं। 6 लाख से जायद इस वायरस को हरा भी चुके हैं। चीन से बड़ी बड़ी ताकतों तक आते आते मरने वालों की शरह 2% से 21% पर आ गई और इन आदाद शुमार में पाकिस्तान के 8,218 मुतासरीन हैं। मरने वालों की तादाद 160 से ऊपर चली गई और माशाअल्लाह यहाँ वबाई हालत यह है कि सरकारी अस्पतालों में OPD समेत तमाम शोबे कोरोना के नाम पर बंद कर दिए गए हैं। इस तरह सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में रोज़ सैकड़ों गरीब इलाज ना होने की वजह से बेचारे तड़प तड़प कर मर रहे हैं। सफाकी का आलम मगर यह है कि हुक्मरान तबका मुंह में पत्थर डाले पुरस्कार खामोशी इख्तियार किए हुए। हमारे हुक्मरान दीगर ममालिक के जनाबे वाला लॉकडाउन की बड़ी बड़ी मिसालें देते थकते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं कि क्या दीगर ममालिक ने भी पाकिस्तान की तरह एक कोरोना के लिए दीगर बीमारियों के लिए इलाज बंद कर दिए, और ये कि क्या दीगर ममालिक में भी पिसा हुआ तबका गरीब व बेहाल मफलूकुल हाल लोग पाकिस्तान की तरह खुराक के लिए पुलिस की गोलियां खा रहे हैं। क्या दीगर ममालिक में भी कोरोना का 72 साल मरीज तड़प तड़प कर जान दे देता है और कोई देखने वाला नहीं होता? क्या दीगर ममालिक में भी एम्बुलेंस को कोरोना के डर से अस्पताल जाने नहीं दिया जाता? क्या दीगर ममालिक में भी मरीज ठेलों पर अस्पताल लाए जा रहे हैं? ये लॉकडाउन जनाबे वाला, ये ज़रा सोचने की समझने की कोशिश कीजिए कि ये लॉकडाउन आवाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए है, उनकी जिंदगियां निगलने के लिए नहीं है। आज का कड़वा बल्कि यूं कह लीजिए कि बदतरीन सच ये है कि मुल्की निज़ाम इस कदर बोसीदा हो चुका है कि सिर्फ एक वबा ने इसे मफलूज करके पैरालाइज करके रख दिया है कि हुक्मरानों को समझ ही नहीं आता कि क्या करें, कैसे करें, क्या फिर या फिर कि भाई क्यों करें। लोग भूख से तिल मिला रहे हैं जनाबे वाला। खाना ना मिला तो खाना जंगी होगी। हम अनारकी की जानिब बढ़ रहे हैं और ये याद रखिएगा, ये बार बार ये जो पूरी बात मैंने आप लोगों को बताई है, इसकी एक ही ख़ास वजह है कि इस तमाम सूरत हाल से हमारे सियासी निज़ाम को भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। पहले टॉपिक की डिटेल आपको दिखा देती हूँ। 19 मार्च से लेके आज तक ये पिछले 24 घंटे हलाकतों के हिसाब से सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। कोई होर्डिंग करेगा तो उसके लिए सख्त सज़ाएँ हैं। 3 साल की सज़ा है, समरी ट्रायल है, 50% फ़ाइन हो जाता है, सामान जब्त हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसको देख रहा है, वेट कर रहा है। जो एलामिया के अंदर शराइत तय पाई हैं, हमारे खतीब और इमाम हजरात जो हैं उस एलामिया को 100% उसी स्पिरिट से एंडोर्स करेंगे, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। कहते हैं ना कि मरज़ बढ़ता गया जूझू दवा की। पाकिस्तान में लॉकडाउन बरकरार मगर मौत के साए मजीद गहरे से गहरे होते जा रहे हैं। कोरोना वायरस कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज पाकिस्तान के लिए कोरोना के हवाले से ब्लैक डे है, स्याह तरीन दिन है। अमवात की तादाद 23 हो गई और एक दिन में इतनी ज़्यादा अमवात पहली बार देखने में आई है। नाज़रीन, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करे। लॉकडाउन के बावजूद अप्रैल में कोरोना केसेस मार्च से बहुत ज़्यादा हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल ही इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि मई के आखिर तक कोरोना के मरीज़ों की तादाद अगर बढ़ती है तो ये परेशान कुन हद तक बढ़ सकती है, जिसको टैकल करना पाकिस्तान का जो सेहत का निज़ाम है उसके लिए मुश्किल तरीन हो सकता है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान और दुनिया में 1 साल तक ये कोरोना रह गया तो फिर से क्या इंसानियत नई दुनिया बसाएगी? अल्लाह करीम हमें उस बदतरीन वक्त से महफूज रखे कि जिसे सोच कर भी झुरझुरी आती है।
एक तरफ वफाक और सिंध कौमी पॉलिसी बनाने की बातें करते हैं, दूसरी तरफ एक दूसरे पर लफ्ज़ों के गोले बरसाते हैं। आज तो साई सरकार ने टाइगर फोर्स से काम लेने का नोटिफिकेशन ही वापस लेने का फैसला कर लिया। इम्तियाज शेख साहब कहते हैं वफाकी हुकूमत की टाइगर फोर्स सियासी है, राशन तकसीम करने के दौरान कोई सियासत नहीं चाहते। आप लोग सियासत खेलते रहे हैं, गरीब मौत की नींद सोते जा रहे हैं। आज भी मीरपुर खास में एक हामला खातून भूख की वजह से बिलक बिलक कर मर गई, मगर हमारे हुक्मरान जनाबे वाला हुक्मरान है ना, आए हैं सियासत करने, तो फिर चाहे वो कोरोना हो, चाहे कोई और मामला हो, चाहे गरीब के मरने की बात हो, सियासत से बाज नहीं आ रहा है। बस बहुत हो गया है। आप तमाम सियासी जमातों के रहनुमा आवाम को जवाब दे हैं, खुदारा इन हालात पे तो मिलकर काम करें, यकजहती का इजहार करें, एक होकर काम करें। आज का एक और इशू जो पहले मैं आपके सामने रख दूं, उसके बाद गेस्ट को प्रोग्राम में शामिल करूंगी कि हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलर्स से निपटने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया। अगर ये ऑर्डिनेंस पास हो जाता है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों और महंगी अशिया बेचने वालों को 3 साल जेल होगी, जुर्माने होंगे। दुआ है कि ये ऑर्डिनेंस माशाल्लाह आ गया है तो अब इस पर अमल भी हो जाए और आने वाला रमज़ान तारीख़ी हो, जिसमें दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी अशिया महंगी होने के बजाय सस्ती हो जाएं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए नासिर हुसैन शाह साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ से फ़ारूक हबीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं और तमाम लोगों से मैं आगाज़ में माजरत चाहूँगी अपनी टोन के हवाले से, क्योंकि जब इस तरह का केस हो जहाँ कोई हामला खातून देखी जाए या फिर किसी बुज़ुर्ग की मौत के बारे में बात की जाए तो खुद ब खुद पता नहीं क्या होता है कि वो अंदाज़ थोड़ा सा छुपता हुआ हो जाता है। मैं आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ, आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। शाह साहब, आपको मैं पहले एक शौहर की फ़रियाद ज़रा सुनवाना चाहती हूँ जिसकी बीवी मुबैना तौर पर भूख से मर गई है। ज़रा सुन लें, फिर वो शिद्दत या वो तकलीफ़ जो मेरे लहजे में है शायद आप भी उसी का जवाब उसी तरह से दे सकेंगे। सुनवा दीजिएगा प्लीज़। ये बुक जे करे सही कारोबार कोन है, बेरोज़गार जे करे समझे बाबा, को माण्हू धंधो करे, धंधो मिले कोन, बेरोज़गार जे करे समझे। पोइ बुख हिकिड़ो ग़रीबत माण्हू, नंढड़ा शहर आहिनि सॼो बंदि थिया आहिनि, कारोबार कोन्हे। नासिर हुसैन शाह साहब जवाब देंगे सर, कुछ कहना चाहेंगे? पहले इस पर बात कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जी, बहुत अफसोसनाक ख़बर है और उसको बिल्कुल इसकी इंक्वायरी भी कराते हैं और चेक भी करते हैं कि क्या इशू है, क्यों ये सब कुछ हुआ है। और ऐसा बिल्कुल कहीं भी नहीं है कि कोई कहीं पे नहीं पहुंच रहा। गवर्नमेंट अगर नहीं भी पहुंच सक रही या उन्होंने अगर इमदाद कम भी डिस्ट्रीब्यूट की है, लेकिन हर जगह पे फ़लाही तंजीमें, दीगर फ़िलैंथ्रोपिस्ट और जो मुकामी लोग हैं, चाहे उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ है या सियासी नहीं भी हैं, तो वैसे भी हर जगह पे लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और अगर ये बात जिस तरह आपने कही है तो इसमें बिल्कुल हकीकत है, वो ज़रूर होगी, नहीं तो आप क्यों कोट करते। इसकी मुकम्मल इंक्वायरी भी कराते हैं और अल्लाह करेगा ऐसा कहीं भी ना हो और हर किसी को हर लिहाज से फैसिलिटेट करने की फ़ेडरल गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है और यहाँ की सूबाई गवर्नमेंट भी और दीगर लोग भी। तो इशू है अपनी जगह पे, लेकिन देखें अगर कोई स्टेप्स लिए गए हैं किरण, तो वो इस वजह से कि लोगों को इस वायरस से बचाने के लिए, और ये एक नई चीज़ है, पूरी दुनिया जिसका शिकार हुई है और उसमें जो नया है इसलिए किसी को इसका इल्म नहीं है। जब तक इसकी कोई वो नहीं बन जाती, वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक तो वही स्टेप्स लेने की कोशिश की जा रही है कि जो दीगर ममालिक ने लिए हैं, जिनकी वजह से वहाँ पे कुछ बेहतरी आई है। आप देख लें सर, सियासत क्यों हो रही है बेहतरीन। मैं अगेन शुरू से ये बात कर रही हूँ कि वज़ीर आला साहब का जिस तरह का जज्बा है, जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट काम का आगाज़ कर रही थी, वो यकीनन काबिल तारीफ़ था, बड़े एहसन तरीके से काम हो रहा था। वज़ीर आला साहब की गुफ्तगू से लगता है कि वो बड़े जज्बाती हैं इस मामले को लेकर, वो चाहते हैं मामले का हल, वो चाहते हैं आवाम को बचाना, लेकिन अमली इक़दामात हमें ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। और फिर जो सियासी बयानबाजियाँ शुरू हो गई हैं वो बड़ी तकलीफ दें हैं। इस वक्त एक होने का वक्त है, अब ये फैसला होना कि टाइगर फोर्स को शामिल नहीं किया जाएगा, वो तो सियासी लोग हैं, हज़ारों लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, पाकिस्तानी लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। कैसे हो सकता है कि तमाम के तमाम लोग सियासी हों? नासिर साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं कि
टाइगर फोर्स का जो लेटर निकला है सिंध गवर्नमेंट का, चीफ सेक्रेटरी साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब ऐसे कैसे कोई लेटर निकाल सकते हैं जिसमें सिंध गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर साहब की ओके ना हो। इम्तियाज़ शेख साहब से रास्ते में किसी ने पूछा टेलीफोन करके, जिस पर उन्होंने बात ये इस तरह की कही है। हालांकि ऐसा कोई नहीं, हमें ये ज़रूर इशू रहा है, ना सिर्फ हमें बल्कि दीगर बहुत सारे सूबों में दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी टाइगर फोर्स के नाम पे अगर उसका कोई नाम चेंज हो जाता तो बेहतर था। लेकिन हम टाइगर फोर्स को भी एक्सेप्ट करते हैं, आए यहाँ पे काम करें, अगर भलाई का काम करेंगे तो हम बिल्कुल उनको फैसिलिटेट करेंगे, वेलकम करेंगे। और ये मैं आज आपके प्रोग्राम में नहीं कह रहा, बल्कि रात जैसे ये नोटिफिकेशन हुआ था कुछ चैनल से हमारी बात हुई थी तो वहाँ भी हमने इसको ओके किया था। कोई हमने ऐसी बात नहीं की कि इसको, मैं आपको एक अर्ज़ करूं किरण और आपके तवज्जुह से सब मीडिया हाउसेस को, देखें ये जो मुतनाज़ा बातें हैं ना, प्लीज़ आप इनको इग्नोर करें। मैं करता हूं, कोई और करता है, आप हमें अहमियत ही ना दें ना। जब आप हमें अहमियत नहीं देंगी, आप नहीं आएंगे, ऑन एयर नहीं होंगे, इस तरह की बातें, तो हमारे इख्तलाफात कम होंगे। हमारे तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले दिन से कह दिया था कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि जो नोटिफिकेशन निकला है इसके ऊपर अब बात भी होगी, इंक्वायरी भी होगी और टाइगर फोर्स के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि इन चीज़ों को इग्नोर किया जाए, तो सर बहुत सारी चीज़ों को अगर इग्नोर कर दिया जाए और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए तो फिर मामलात भी तो खराबी की तरफ जा सकते हैं। साथ ही मौजूद रहेगा फ़ारूक हबीब साहब का भी मैं इसमें रिएक्शन शामिल करना चाहती हूँ। फ़ारूक हबीब साहब, सिंध में जिस तरह कारोबारी हजरात के लिए हम देख रहे हैं एक एक दिन मुख्तस करने की बात हो रही है, एक दिन कपड़े की दुकान खुलेगी, दूसरे दिन हम देख रहे हैं कोई और तबका होगा जो काम करेगा, क्या ऐसा कोई फार्मूला वफाक के सामने है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है आगे? किरण, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जिस तरह अपने इंट्रो में भी बहुत सारी चीज़ों का हवाला दिया और अभी भी आपने बात की खास तौर के ऊपर जो टाइगर फोर्स के हवाले से आपने बात की। देखें, आप टाइगर फोर्स के नाम के ऊपर किसी को एतराज़ हो सकता है, लेकिन उसके काम के ऊपर किसी को एतराज़ नहीं होना। अगर एक वॉलंटियर फोर्स तैयार होती है और लोग इतनी बड़ी तादाद के अंदर 10 लाख से ज़ायद लोग आते हैं, जिसके अंदर जो है वो 16,000 डॉक्टर्स सामने आ गए हैं, 50,000 इंजीनियर सामने आए हैं, 40,000 से ज़ायद तो 7,000 सामने आए हैं, 1.5 लाख से ज़ायद उसमें सोशल वर्कर सामने आए हैं और हर कैटेगरी के लोग उसके अंदर सामने आए हैं। जो लोग वॉलंटियर कर रहे हैं उनका किसी एक सिविल सर्वेंट सामने आए हैं 50,000 से ज़ायद, जिनका किसी पॉलिटिकल जमात से तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो सब मिल के इस वक्त कौमी यकजहती का सबूत देते हुए इस वबा से जो असरात हैं उनसे निमटने के हवाले से उन्होंने अपनी खिदमात को पेश किया है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम सूबों को चाहिए कि इन वॉलंटियर से काम लिया जाए जहाँ पर इनके मुतलका काम लिया जा सकता है। अब आ जाएं, आपने बात की, देखें वज़ीर आज़म तो शुरू रोज से इस बात के फिक्रमंद हैं कि जो लॉकडाउन के असरात आ रहे हैं उन असरात से हमारा गरीब आदमी जो है वो बड़ा मुश्किल के अंदर है। लोगों का रोजगार बंद हो गया है, लोगों की जो दिहाड़ीदार तबका है वो परेशान है, जो हमारी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो बंद पड़ी हैं। तो उनके असरात से निमटने के हवाले से ही मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी का सबूत दिया। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। आज भी यूनिवर्सिटीज बंद हैं, बड़ी कमाई गाय बंद है। जवाब दे दें साथ साथ, आप लोग कुछ सोच रहे हैं कारोबारी तबके के लिए कुछ रोजाना की बुनियाद पर या एक एक दिन कारोबार खोलने के हवाले से? देखें मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऑलरेडी पंजाब के अंदर जो है जो हमारी सनतें हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, उसको ऑलरेडी एक SOPs के तहत जो है वो काम करने की इजाज़त है। वो अपने एक्सपोर्ट के आर्डर लगा रहे हैं, उनके साथ जो अलाइन इंडस्ट्री है उनको भी अब काम करने का जो है उसके ऊपर SOPs तय हो रहे हैं कि उनको किस तरीके से मौका दिया जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिनको हुकूमत ने जो है वो काम करने की ऑलरेडी इजाज़त भी दी है, चाहे वो प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, चाहे वो टेलर हैं। इनके साथ मुंसलिक जो शोबे हैं उनको भी नेक्स्ट जो है वो मरहलावार खोला जाएगा ताकि जो है वो लोग अपना रोजगार भी कमा सकें और इस वबा से निमटने के हवाले से जो सोशल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट है, जो एहतियाती तदाबीर हैं, उसके ऊपर भी अमल दरामद करें। और यहाँ पर मैं एक और चीज जो सबसे बड़ी अहम है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो कि वजीर आजम ने 150 अरब रुपए का प्रोग्राम शुरू किया, जिससे आज तक जो है वो 45 लाख लोग इस्तेफादा हासिल कर चुके हैं, जिनको अभी तक 50 अरब से ज़ायद की रकम है बगैर किसी सिफारिश के, रिश्वत के, कटौती के, बगैर किसी सियासी लीडर की
तस्वीर लगाए बगैर उनको जो है वो अदा किए जा चुके हैं, और अभी मजीद जो है वो 75 लाख लोगों को जो है ये पैसे देने हैं, और ये रजिस्ट्रेशन भी इनकी थ्रू टेक्नोलॉजी हुई है, बड़ी ट्रांसपेरेंट हुई है, साफ और शफाफ हुई है। और मैं समझता हूँ कि मजीद भी हुकूमत जो है वो इकदाम ले रही है। ये जो और आप सियासी लीडर्स और तस्वीर की आपने बात की है ना, इस पर फरूख हबीब साहब, मैंने इस पर बात करनी है आगे नासिर हुसैन शाह साहब से, लेकिन अतीक मीर साहब भी साथ मौजूद हैं और काफ़ी देर से आप दोनों को सुन रहे हैं, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करूँगी। अतीक मीर साहब, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से सर जो फैसले किए गए हैं, जो अब तवक्को की जा रही थी कारोबारी तबके की जानिब से, क्या वो तवक्कात पूरी हुई हैं? आप लोग मुतमईन हैं इनके फैसलों से? देखिए किरण, सिंध हुकूमत का ये एक अहसन फैसला है, इसलिए कि ये ऐसे वक्त में ये फैसला किया गया है कि जब चूँकि मैं कराची की तिजारत से हूँ, यहीं की नुमाइंदगी करता हूँ, तो मैं यहाँ के हालात का तस्करा करूँगा कि कराची में लाखों लोग सड़कों पर निकल आते हैं। उनमें ऐसे लोग भी हैं जो राशन की तलाश में, रोज़गार की तलाश में, दिहाड़ीदार लोग हैं, मजदूर। तो ये हमने सिंध हुकूमत तक, वज़ीर आला तक इन मसाइल को पहुँचाया। कराची के ताजिरों ने यकजा होकर सिंध हुकूमत को बावर करवाया कि यहाँ पर भी एक ऐसा आप हमें पैकेज दें उन तमाम तर एहतियाती तदाबीर के साथ जो कोरोना की वबा से बचाव के लिए जो अख्तियार करना है। तो हम आपके SOPs के मुताबिक जो भी आप हमें मशरूत करेंगे, जितना भी महसूस करेंगे। अतीक साहब, ये तय हो गया है, ये तय हो गया है। मंडे से ज़रा मुझे कुछ डिटेल्स दे देंगे, मंडे को कौन सी दुकानें, कौन से कारोबार खुलेंगे, ट्यूसडे को क्या होगा, वेडनेसडे को क्या होगा, ये तय हो गया है सर? ज़रा बता दें, आवाम के लिए आसानी हो जाएगी, प्रोग्राम के जरिए पता चल जाएगा कि किस किसने काम करना है, कौन कौन से दिन पर। बिल्कुल किरण, ये एक खुशाइंद बात है। मैं खुशखबरी दे रहा हूँ अपनी ताजिर बरादरी को कि कल एक अच्छी मीटिंग वज़ीर आला के साथ हुई, जिसमें काफ़ी वज़रा भी थे हुकूमत सिंध के और कराची की ताजिर बरादरी, जिसमें ये बात तय हुई आखिरकार वज़ीर आला ने ये फ़ैसला कर लिया कि हम आपको मार्केटें ओपन करने की इजाज़त देंगे, लेकिन उसके लिए एक तरीक़ाकार हमने इसलिए तय करना है कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, एक बड़ा जुर्रतमंदाना फ़ैसला है कि इसलिए कि सारी दुनिया लॉकडाउन में गई हुई है। हमारे यहाँ चूँकि मसाइल कुछ और नौयत के हैं। जी बिल्कुल ठीक है अतीक साहब, आपकी बात से ठीक है, अब आपकी बात से पता चल गया मंडे से, कल से कारोबार खुलेगा। कौन कौन से कारोबार किस किस तरह से डिसाइड किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं, ये बता दीजिए। अभी पूरी तरह हमारे ये इसलिए कि कल कमिश्नर ऑफिस में एक फहरिस्त बनाई गई थी कि कौन कौन से शोबे हैं जिन्हें हमने अलग अलग दिनों में तिजारत के लिए खोलना। तो ये हुआ नहीं? कराची 40 लाख से ज़्यादा दुकानें एक दिन, ये नासिर शाह साहब बताएंगे, लेकिन आज की तारीख में इसमें हुकूमत की सतह पे इसको तकसीम करना था, और वो यकीनन हमें अच्छी खबरें मिल रही हैं हुकूमत की तरफ से भी। ठीक है, इस बात का जवाब मैं नासिर साहब से ले लेती हूँ। ठीक है अतीक साहब, मैं नासिर साहब से ले लेती हूँ। जी नासिर साहब, अब ये तय पा गया है मंडे से कारोबार खुलेगा, और फिर किस तरह से खुलेगा, किस तरह से दुकानें खुलेंगी, और कौन कौन से कारोबार कब कब उनके लिए डे सेलेक्ट किए गए हैं? किरण, आपको बहुत जल्दी है सारी चीज़ें खोलने की। असल इशू ये है कि इस पे हमें पूरा एहसास है अपनी ताजर बरादरी का, और जो भी बिज़नेसमैन हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, कि उनके साथ बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें मुख्तलिफ़ कारोबार के लिए मुख्तलिफ़ SOPs भी बनानी है, जिनके साथ हमने MOU भी साइन होने हैं। सब मुख्तलिफ़ अतीक मीर साहब बहुत पॉजिटिव हैं, इन्होंने कल मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब को बहुत सारी सजेशंस दी, और भी दीगर भी तंजीमों या इनकी जो एसोसिएशंस हैं उनके प्रेसिडेंट, चेयरमैन और सब लोग थे वहाँ पे। तो हम उस पर काम हो रहा है। आज भी हमारी मीटिंग हुई है कमिश्नर ऑफिस में, जिनकी ड्यूटी लगाई थी चीफ मिनिस्टर साहब ने, जो कमेटी बनाई है उसमें हमने तय किया है कुछ। इनके साथ अब हमारी कल मीटिंग होगी। जो भी नासिर साहब, आप यकीन जानिए, पता है मुझे क्यों इस बात की इतनी ज़्यादा जल्दी है कि मुझे मालूम हो जाए। जब राशन वाली बात हुई थी ना, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि आप अपने घरों में बैठिए, राशन हम आपको घरों में पहुंचाएंगे, उसके बाद मैं जानना चाहती थी कि कब वो राशन गया। फिर सईद गनी साहब मेरे प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा कि एक डेटाबेस हम बना रहे हैं जिसके बाद राशन लोगों के घरों में जाएंगे। फिर मैं इंतज़ार करती रही कि वो राशन कब पहुंचना शुरू होंगे।
फिर मुर्तज़ा वहाब साहब ने बताया कि जी वो डीसीज को दे दी गई है लिस्ट और तमाम जो लोग होंगे, जो एनजीओज़ के लोग होंगे, उनके पास जाएगी और फिर खाना और राशन दिया जाएगा। फिर मैं इंतज़ार करती रही कि ऐसा कब होगा। फिर शैला रज़ा साहिबा आई, उन्होंने भी इसी तरह की कुछ बात बताई और फिर मैं अब तक ही इंतज़ार कर रही हूँ। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप मेरे साथ मौजूद हैं ना, तो आप ज़रा क्लियरली मुझे चीज़ें बता दें। मुझे ज़्यादा जल्दी नहीं है सर, लेकिन जो वादे आप लोगों की जानिब से किए जा रहे हैं, अगर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है ना नासिर सियाह साहब, तो फिर लोगों को कम से कम इस चीज़ की तो इजाज़त मिल जाएगी, वो अपना काम कर लें। तो वो ये इस पे कितने दिन मजीद मीटिंग होगी, कब से मार्केट खुलना शुरू होगा? आपके इंतज़ार की घड़ियां जल्दी ख़त्म कर देंगे, कब सर? आहिस्ता आहिस्ता, इतनी जल्दी क्या है। मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये जितनी चीज़ें आपने गिनवाई हैं इन सब के मेरे पास जवाबात हैं, लेकिन मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते कि जो डेटा बेस हम शुरू में स्टार्ट किया आज से 15 दिन पहले सईद गनी साहब ने जो आपसे बात की थी, तो हमें कुछ मुश्किलात आई उनको प्रोसेस करने में। ज़ाहिर है कुछ दीगर इदारे भी उसमें शामिल थे, मैं उसका जिक्र नहीं करना, आपने कहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो राशन की बात थी वो पूरी कोशिश की गई घरों तक पहुंचाने की, पूरा उसमें हमारे पास डेटा भी है शनाख्ती कार्ड नंबर्स के साथ। न सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि फ़िलाई इदारे दीगर, मैंने आपको पहले भी एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट गिनवा दी थी, सब ने पूरी कोशिश की है। लेकिन अब भी हम समझते हैं कई लोगों के पास ये चीज़ें नहीं पहुंची, हम मानते हैं, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार चल रहा है जिसमें पूरी कोशिश की जा रही है कि हर जगह पर हम लोग ये सपोर्ट, क्योंकि वफाक के लिए भी और तमाम गवर्नमेंट्स के लिए सर दुआ है कि आप लोग जो भी कोरोना से निपटने के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को इसमें कामयाब करे और वो काम हो। लेकिन मसला ये है कि फिर अगेन मैं ज़रा माजी से आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि फिर पिछले दिनों ही बात हो रही थी जब पूछा जा रहा था कि कैसे, किस तरह से दिया जाएगा राशन, किस तरह से तकसीम होगा, तो ये कहा जा रहा था आप ही लोगों के रहनुमाओं की जानिब से कि एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे को पता नहीं चल रहा। लेकिन अब तो सर ये हो रहा है, जो मेरे पास कुछ डिटेल्स आई हैं, बिलावल भुट्टो साहब की तस्वीरें आ रही हैं, जो राशन के थैले दिए जा रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो सर पहले तो एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं चल रहा था, अब मशहूरी सर क्यों? मेरे आपको अर्ज सुन ले किरण साहिबा, थोड़ा सा धीरे से, थोड़ा हमें भी टाइम दे दें। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ जगहों पे हर किसी ने मुख्तलिफ़ तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन की है और कोशिश ये की गई है कि घरों तक पहुँचाएँ। फिर उसमें अगर किसी ने थैले पे आप बुरा मान गई हैं, बिलावल साहब की तस्वीर लगी हुई, तो आपसे माजरत कर लेता हूँ मैं, अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है बिलावल साहब की तस्वीर से। लेकिन ये किसी वर्कर का, किसी पार्टी के, किसी बंदे का काम होगा सरकारी तौर पर। एक मिनट नहीं, मुझे लग रहा है, मुझे थोड़ा लग रहा है किरण, लेकिन मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट, एक मिनट, अगर ये डीसी जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट के फंड्स गए हैं, अगर किसी एक थैले पर एक भी जगह पे पीपल्स पार्टी या चेयरमैन साहब की तस्वीर लगी हुई है, आपके जो नुमाइंदे हैं पूरे पाकिस्तान में, ज़ाहिर सिंध में भी हैं, आप एक तस्वीर मुझे दिला दें जो गवर्नमेंट के फंड से गई है। लेकिन अगर ज़ाती तौर पर किसी ने बांटा है, किसी को जाके दिया है, घरों तक पहुंचाएं, उसने अगर पार्टी के चेयरमैन का फ़ोटो लगा दिया तो आपकी दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। बाकी बात यह है कि ये हकीकत है कि हर जगह पे नहीं पहुंचा, लेकिन कोशिश की जा रही है सबकी। अब देखें, ये प्रोग्राम जो एहसास प्रोग्राम है, जिसके लिए अभी हमारे मेरे बहुत ही मोहतरम है, मेहरबान भाई हैं, आपको फरूक हबीब साहब बता रहे थे, वो जब ये होता था ना शहबाज शरीफ साहब। अच्छा चलें, आप कर लें कंप्लीट। एक मिनट सुन तो ले, आप रोज बोलती हैं हमें, तो कभी आज पहली दफ़ा आए आपके प्रोग्राम में, हमें रोज आपसे बात करूंगी। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये इस पे मैं हाजिर हूँ, आपके लिए हाजिर हूँ। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये फ़ारूक साहब ने जो बताया वाकई बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से है। 80% वही डेटा है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का था, अब उसका नाम एहसास हो गया। जो भी रखें उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये ऑलरेडी डेटा था और अब इसको मज़ीद बेहतर तरीके से चलाया जा रहा है। हम सिर्फ ये अर्ज़ कर रहे थे कि इसके स्पॉट ज़्यादा बनने चाहिए थे। और जैसे टाइगर फोर्स है, हमने पहले भी कहा है, कोई भी फोर्स हो, नाम से कोई हमें इशू नहीं है, उनको आके वॉलंटियर तौर पर काम करना है, बहुत अच्छे लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि वो ये सारी चीज़ें घरों तक पहुंचाएंगे, हम अब भी कहते हैं कि ये पैसे भी जो दिए जा रहे हैं ये भी घरों तक पहुंचाएं, बजाय इनके कि भीड़ लगा दी जाए, स्पॉट बना दिए जाएं, तो ये मुनासिब नहीं था। तो इस पे मेरे ख्याल में सानिया निश्तर साहिबा ने अब कहा है कि वो मजीद बूथ बनाएंगे
ताकि लोग आसानी से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेहतर तरीके से हो सके। अच्छा, बात हो रही थी अतीक मीर साहब वालों की और आप ले गई थेलों की तरफ, तस्वीर की तरफ, तो मैं जरा अतीक मीर साहब वाली बात पे आ जाऊं। आपको लगा कि शायद मेरी दिल आजारी हुई है, लेकिन मेरी बात सुनिए, शहबाज शरीफ साहब और जब नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें आती थी ना सर, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब कहा करते थे कि ये शोबाजियां हो रही हैं, तो क्या बिलावल साहब की भी दिल आजारी हुआ करती थी? सरकारी पैसों वालों पे, सरकारी पैसों वालों पे। अगर मैं आपको सर मजीद आपको ब्रेक ले रही हूँ, अभी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। मेहमान मेरे साथ ही मौजूद है फ़ारूक हबीब साहब। ये जब चीनी और आटा बहरान की रिपोर्ट सामने आई थी, उसके बाद ये बात की जा रही थी हुकूमती हलकों की जानिब से कि अब 25 तारीख के बाद मामला ज़्यादा क्लियर होगा, ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा जब ये फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ जाएगी। लेकिन अब शेख रशीद साहब भी ये फरमा रहे हैं कि 5-10 दिन मज़ीद लेट हो सकती है, लेकिन सामने ज़रूर लाई जाएगी और सामने लाने के बाद फिर अंजाम भी उसका ज़बरदस्त होगा। तो ये बताइए कि अचानक से ये 25 तारीख तक मामला तय पा गए थे, फिर उसके बाद ये आगे मज़ीद क्या हो रहा है? खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आग वाग तो नहीं लग जाएगी? फ़ारूक हबीब साहब आवाज़ आ रही है? फ़ारूक हबीब साहब की जानिब मैं जाती हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल भी है और इसका जवाब लेना यकीनन नाज़रीन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नासिर हुसैन शाह साहब, अतीक मीर साहब जो बात कर रहे थे और आप उसका जवाब देना चाह रहे थे, प्लीज़ सर उसे कंटिन्यू कर लीजिएगा। जी जी बिल्कुल। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आज भी ये मीटिंग हुई है और उसमें कुछ जो कारोबार हैं वो मरहलावार खोले जाएंगे। अतीक मीर साहब और इन सब से कल दोबारा कमिश्नर हाउस में मीटिंग उन्होंने रखने का कहा है कमिश्नर ने, और कल उनको बुलाया जाएगा और फिर कुछ बिज़नेस जो हैं, कारोबार जो हैं वो खोले जाएंगे, लेकिन मरहलावार। कुछ ऑनलाइन हैं, दीगर हैं जो इनसे कल मशावरत हुई थी जिसमें मुख्तलिफ प्रपोजल्स आए थे सीएम हाउस में भी। फिर इन सब की मीटिंग हुई थी कमिश्नर हाउस में जहाँ पे मिनिस्टर साहिबान भी थे और वहाँ पे ये सारी बात तय हुई है। तो हमें पूरा एहसास है कि इनका सपोर्ट की जाए। हमने पूरी कोशिश की है कि जो सिंध गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, एसआरबी के, सिंध रेवेन्यू बोर्ड के और एक्साइज़ के, वो ख़त्म कर दिए जाएं। दीगर जो फैसिलिटीज़ हैं वो इनको दी जाएं। फेडरल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की है कि वो जो हैं इसमें फैसिलिटेट करें इन्हें मुख्तलिफ। उन्होंने कुछ इंटरेस्ट कम किया है और मे भी मज़ीद भी कुछ कमी आए और इनको सपोर्ट करनी। हम सब ने मिलकर, फेडरल भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने भी, हमें पूरा अंदाज़ा है कि इस वक्त की मुश्किलात में है। एक तरफ हम इन्हें कह रहे हैं कि जो इनके पास लोग काम करते हैं उनको भी ना निकालें, उनको तनख्वाहें भी दें, तो उधर से कारोबार भी बंद है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारे फैसले जो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने किए हैं ये खुशी से नहीं किए, तकलीफ दे फैसले हैं, लेकिन हमारे समझ के मुताबिक अगर कोरोना वायरस से बचाना है सबको तो उसके तरीक़ेकार ये। बिल्कुल सर, सिचुएशन तकलीफ दे है, नियत पर किसी भी हुक्मरानों के शक नहीं है, लेकिन बस इम्प्लीमेंट ज़रा तेज़ी से हो जाए, इसके अलावा और कोई ऐसी तकलीफ नहीं है जिससे आप लोगों के साथ कोई इख्तिलाफ किया जाए। मुझे बताइएगा फ़ारूक हबीब साहब, शुगर की जब रिपोर्ट सामने आई उसके बाद शेख रशीद साहब ने कुछ प्रोग्राम्स में बैठ के कहा कि 25 तारीख तक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और 25 तारीख को ये फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आ जानी थी। अब शेख रशीद साहब ही ये कह रहे हैं कि 25 दिन से ये 25 तारीख से 10-15 दिन मज़ीद ये लेट हो सकती है, लेकिन ये आएगी ज़रूर। तो मैं जानना ये चाह रही थी, इससे पहले तो हम देखते रहे हैं रिकॉर्ड जल जाते थे, इस बार क्या कुछ होने तो नहीं वाला? देखें, 1 मिनट में आपका लूँगा। ज़रा पहले जो थोड़ी सी बात हो रही थी, शाह साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि 80% डाटा जो है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम वाला है। तो मैं इनकी दुरुस्तगी कर दूं ताकि इनके काम आए। शाह साहब बड़े धीमे मजाज आदमी है और हमारी भी जो है वो इनके दिल में बड़ी जो है वो इज़्ज़त और कदर भी है। बात ये है कि ये 45 लाख लोगों का रिकॉर्ड है सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का। 75 लाख लोग वो हैं जो कि आज 12 बजे से पहले तक जो है वो रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, जो नए लोग इसके अंदर शामिल होंगे। दूसरी बात जो सिंध गवर्नमेंट आज करने जा रही है, वही इमरान खान साहब बार बार कहते थे कि आप मुख्तलिफ जो है वो चाहे ताजर हैं, बिजनेसमैन हैं, इनके साथ आप एंगेज करें, इनके साथ मिल बैठ के प्रोग्राम बनाएं। आपको लेबर को भी
जो है वो सहूलत देनी पड़ेगी, और आपको सनतकार को भी, आपको ताजरों को भी देनी पड़ेगी। उस वक्त ये कहते थे लॉकडाउन ज़रूरी है, और जब लॉकडाउन कर रहे थे बगैर सोचे समझे, उस वक्त ये तमाम तर चीज़ें सामने नहीं रखी गई कि राशन भी लोगों के घर किस तरीके से पहुंचाना है। तो अब ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जबकि जो है वो हमारा वफाकी प्रोग्राम का 12,000 रुपया तो लोगों को तकसीम होना भी शुरू हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इनको बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के और दीगर नॉन इश्यूज के ऊपर तवज्जो देने की बजाय इनको अमली इकदामात के ऊपर ज्यादा जोर देने की सर, जरूरत है। अब जरा चीनी बहरान पे आ जाएं। बहुत अच्छे तरीके से नासिर साहब अपना जवाब दे चुके हैं, आप चीनी पे आ जाएं। देखें, आपने बात की आग की। देखें, एक दौर था कि हर इंक्वायरी से पहले जिस चीज़ के ऊपर मामला होता था उस वक्त आग लग जाया करती थी, क्योंकि उस वक्त की आग जो है वो बहुत समझदार आग थी। उसे पता था कि मैंने मेट्रो का रिकॉर्ड जलाना है, मैंने जो है वो LDA की बिल्डिंग में जाके लगना है। लेकिन अब जो है वो आग जो है अब इतनी समझदार नहीं रही, अब किसी रिकॉर्ड को आग नहीं लग रही। ये फोरेंसिक टीम में हुकूमत का तो कोई नुमाइंदा शामिल नहीं था ना, तो ये शेख रशीद साहब को कैसे पता चल गई कि ये 5-10 दिन रिपोर्ट लेट हो जाएगी फोरेंसिक होने में या सामने आने में? देखें, हमें तो जो पहली बात है कि 25 अप्रैल तक का वज़ीर आज़म ने उन्हें टास्क दिया हुआ है। आपके इल्म में है कि पहले भी लोग आते थे कहते थे ये रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने अज़म से वो कर दिखाया जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। इस तरह की रिपोर्टें जो हैं वो हमेशा जो है वो मिट्टी पाव वाला फार्मूला होता था, लेकिन वो हकाइक को सामने लेकर आया। अब इससे एक कदम और आगे बढ़े हैं कि इसको मजीद डिग आउट किया जाए और फोरेंसिक ऑडिट के जरिए हकाइक सामने लेकर आए कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने जो है वो सर मेरी दुआ है अल्लाह करे कि ये 25 तारीख को आ जाए, 25 तारीख को आ जाए और फिर इस पर कार्रवाई भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़ारूक हबीब साहब, आप साथ मौजूद थे। नासिर हुसैन शाह साहब आपका भी है, शुमीर साहब कि आप ज़्यादा आपको वक्त नहीं मिल सका, लेकिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप साथ मौजूद थे। क्योंकि कोरोना की सिचुएशन इस वक्त जितना भी लॉकडाउन की कोशिश की जाए, सख्त लॉकडाउन है, नरम लॉकडाउन है, कोशिश की जा रही है, कुछ लोगों को इजाज़त दी जाए, कुछ लोगों को इजाज़त काम की ना दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रही है पाकिस्तान में। डॉक्टर फजल मेरे साथ मौजूद हैं, PIMS हॉस्पिटल के तर्जुमान हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, एहतियात भी हो रहा है, लॉकडाउन भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी केसेस में, अमवात में इजाफा हो रहा है, कोई वजह समझ आ रही है इसकी आपको? इसकी बुनियादी वजह ये है कि लॉकडाउन उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए था। यानी अगर एक तरफ लॉकडाउन है, पार्शल लॉकडाउन है, कुछ इलाकों में कंप्लीट लॉकडाउन है, लेकिन इसके बावजूद राशन की तकसीम की जगह अगर आप देख लें तो वहाँ पे लोगों का रश जमा हुआ होता है। तो लॉकडाउन का जो मकसद है वो फिर फौत हो जाता है, इसलिए हमारे पास जो है केसेस आ रहे हैं। अगरचे हुकूमत ने जो कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा की थी कि 25 अप्रैल तक 50,000 लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, उस तेजी से ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा। यानी अभी तक 8,300 लोग पॉजिटिव आए हैं, और जिसमें हमारे पास अमवात की जो शरह है वो सिर्फ 2% है, जो कि एक खुशाइंद है। लेकिन अगर हमने लॉकडाउन पे मुकम्मल अमल नहीं किया और हमारे अवाम ने इसको सीरियस नहीं लिया तो ये जो शरह है ये बढ़ भी सकता है। रीज़न ये है कि हमारे पास वेंटिलेटर्स जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक 3800 वेंटिलेटर्स है, जिसमें 1300 से 1400 तक जो वेंटिलेटर्स है वो कोरोना के लिए मुख्तस किए गए हैं। इस टाइम हमारे जो जितने भी फैसिलिटीज है वो फुल यूटिलाइज नहीं हुई है, लेकिन अगर ये सिचुएट हो गए और लोग ज्यादा आना शुरू हो गए तो फिर ग्राफ जो है जल्दी से ऊपर जाएगा। जल्दी से ऊपर तो ग्राफ जाएगा, लेकिन आप मुझे बताइए ना, वज़ीर आज़म साहब भी कह चुके हैं कि अगर ये मई तक 15-20 हज़ार से ऊपर चली जाती है सिचुएशन, तो फिर नंबर्स चले जाते हैं, तो सिचुएशन हमारे लिए कंट्रोल करना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो हमारे बताइए कि हमारी अपनी इस्तेदाद क्या है, कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं? सर, पूरे पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट तमाम वेंटिलेटर्स जो है वो 3824 है, ये असद उमर साहब ने कोट किया है, और जिसमें 1300 वेंटिलेटर्स जो है वो स्पेसिफाइड फॉर कोरोना है, क्योंकि हमारे पास और भी तो मरीज है ना जो वेंटिलेटर पे मौजूद है। कोरोना तो अभी 2-3 महीने पहले आया हुआ है, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि लोकल प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई है, हुकूमत ने उस पर ट्रायल शुरू किया है, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के मार्केट में लोकल भी वेंटिलेटर्स आ जाएंगे। लेकिन हम काफ़ी लेट है इस हवाले से, हमें ये जो तैयारियां हैं ये पहले से करनी चाहिए थी।
अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाह रही थी, आपने कहा कि लॉकडाउन जैसा हो रहा चाहिए वैसा नहीं हो रहा। अब अगर मैं आदाद-ओ-शुमार देखती हूँ पंजाब के हवाले से या फिर सिंध के हवाले से, तो पंजाब में केसेस ज़्यादा होने के बावजूद अमवात की शरह कम है। कुछ मशवरा आप देंगे सिंध और केपी को? सिंध में आप देखें लॉकडाउन सख्त रहा, जिस वक्त पंजाब में नरमी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी सिंध में लॉकडाउन सख्त रहा, उसके बावजूद भी यहाँ पर अमवात की शरह ज़्यादा है। सिंध में इसका जो खास रीज़न है वो तो किसी को पता नहीं है कि क्यों सिंध में ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं और पंजाब में कम हुए हैं। लेकिन सिंध में और पूरे पाकिस्तान का अगर मैं बात करूं तो हर जगह लॉकडाउन जो है वो उस तरीके से नहीं हो रहा। अगर ये लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन फॉर 2 to 3 वीक्स हो जाता, 3 हफ्ते तक, तो ये इस तरह सूरत हाल न होती। हमारे लोग भी सीरियस नहीं लेते, हमारी हुकूमत भी सियासत में इन्वॉल्व है। कभी फेडरल गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा रहे हैं, सूबाई गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट पे, और हमारी हर चीज जो है वो पोलिटिसाइज हो चुकी है। अगर हम राशन तकसीम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, तो भी लोग जमा करके राशन तकसीम कर। डॉक्टर फजल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। और जिस तरह से शरह बढ़ रही है और जो खौफनाक सूरत हाल अब आने वाली है, इस पर हम बात कर रहे थे, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद नाज़रीन जब मैं वापस आऊँगी तो मेरे साथ मुफ्ती अब्दुल कवी साहब होंगे। उमूमन मेरे प्रोग्राम में मुफ्तियान कराम और उलमा शरई मामलात पर या फिर मजहबी मामलात पर बात करने के लिए होते हैं, लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को लेकर एक बार फिर इस वक्त एक सनसनी मची हुई है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। मुफ्तियान कराम, उलमा कराम, नाज़रीन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोहतरम है और हमें हिदायत भी यही है क्योंकि हमसे ज़्यादा जानते हैं मज़हब के मामले में, तो इनका अदब करना, इनका एहतराम करना हम पर लाजमी भी है। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, अगर कोई जुमला सख्त हो जाए तो मैं पहले से माज़रत चाहती हूँ, लेकिन आप नहीं समझते कि ये क्या शर्म वाली बात नहीं है सर? आपकी वजह से, मुबैना तौर पर, चलिए आपकी ना वजह से, लेकिन आपका नाम मुसलसल आता रहा कंदील बलोच के मामले में, गो कि आपको अदालत ने बरी कर दिया इस चीज़ से, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपका नाम तो आता ही रहा, ज़बान से आम होता रहा। खुद आपकी अपनी रोयत हिलाल कमेटी की रुकनियत इस वजह से फारिग हो चुकी है। फिर भी सर मामला संभल क्यों नहीं रहे हैं? हर मुतनाज़ खातून के साथ हमेशा सर आपका ही नाम क्यों आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ने मुझे ये एज़ाज़ बख्शा कि मैं इंतहाई अवामी शख्सियत हूँ। मुझसे लोगों का रब्ता बिलखुसूस नौजवान नस्ल का हर मसले के हवाले से, जैसे आपने बात फरमाई कि उलमा को आप लेकर आते हैं और उनसे अवामी मसाइल के बारे में, रूहानी मसाइल के बारे में, फ़िकी मसाइल के बारे में पूछते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुफ्ती अब्दुल कवी को ये एज़ाज़ हासिल है कि हर मोहतरम और हर मोहतरमा को अगर कोई मुफ्ती साहब दस्तयाब हैं हर मसले के हवाले से। मुफ्ती साहब, ये जिस मुलाकात को आप कह रहे हैं कि हुई थी और हरीम शाह उसको डिनाई कर रही हैं कि ऐसी कोई मुलाकात आपसे नहीं हुई थी, वहाँ पर सर कौन सा फ़क़ी मामला, कौन सा शरई मामला डिस्कस हो रहा था आपके मुताबिक, अगर वो मुलाकात हुई है तो? हाँ, बहुत उम्दा बात की आपने। सूरत हाल ये हुआ कि मैं जब गया अपना खलीज के दौरे पर, दुबई और अबू धाबी के, तो वापसी पे एक ऐसी मोहतरमा जो मेरे साथ एक टीवी प्रोग्राम में थी माह रमज़ान में, उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब आपके एजाज़ में खाना भी है और साथ हमने कुछ मसाइल भी पूछने हैं। उस वक्त जब मैं गाड़ी से उतरा तो मुझे बहुत से नौजवान मिले, बहुत सी जनाब मेरा ख्याल ये है कि नाम ना बताना मुनासिब है। उनकी तरफ से ये हुआ है कि उनको एक प्रोग्राम के अंदर मैंने उनकी उम्दा गुफ्तगू की वजह से उन्हें अपनी तस्वीर पेश की थी। बहरहाल तो उस वक्त ये हुआ कि जो ख़वातीन ने मेरे साथ जनाब तस्वीर बनाई और सेल्फियाँ बनाई, तो जैसे ही ये तस्वीर आई तो लोगों ने कहा, मैं हल्फन कहता हूँ कि मैंने नहीं कहा, लोगों ने कहा कि ये मोहतरमा हरीम शाह साहबा हैं, मोहतरमा हरीम शाह साहबा हैं, मोहतरमा हरीम शाह साहबा हैं। अच्छा, मैंने कहा जब लोग कह रहे हैं तो वो बुज़ुर्गों का एक कौल है कि जब इंसानियत कोई बात कहे तो समझ लो कि उसके अंदर कोई बात है। लेकिन आपका भी कुछ देर पहले ही मैं इंटरव्यू देख रही थी मुफ्ती साहब, जिसमें हरीम शाह साहिबा आपके साथ बैठी हुई थी, तो आपने वहाँ पर ये इंडोर्स किया कि इनका चेहरा देखकर मुझे याद आया कि ये वही शख्सियत है जो वहाँ पर मुझे हरीम शाह के नाम से ही मिली थी। तो मुझे ये बताइए, कभी किसी के साथ आपकी तस्वीर आती है, कभी किसी के साथ इंटरव्यू, आपको नहीं लगता सर मुफ्ती हैं आपकी साख खराब कर रही हैं ये सारी चीज़ें?
देखिए जी, बात ये है कि बातें तीन हैं। पहली बात ये है कि ये वो तस्वीर जो इस वक्त आप टेलीविज़न पे दिखा रही हैं, इसके बारे में मुझे कतई तौर पर मालूम नहीं कि ये हरीम शाह साहबा हैं या कोई और है, लेकिन लोगों ने कहा कि ये हरीम शाह साहबा हैं। दूसरा मसला ये हुआ कि इनके एक सेक्रेटरी ने बनकर मुझसे रब्ता किया। वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिस बिल्डिंग में हम गए, जिस काफ़ी हाउस में गए, जिस मोहतरमा ने हमें वेलकम किया और बाकी भी लोग वहाँ मौजूद थे, वो भी हरीम शाह साहबा ने कहा कि मैं नहीं हूँ, तो मैंने तस्लीम कर लिया। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं ज़रूर इसरार करूँ कि नहीं वो हरीम शाह साहबा ही थी। मैंने मजाकन कहा, मैंने कहा वो हरीम शाह साहबा नहीं थी बल्कि करीम शाह साहबा थी। आप हकीकत में ये इस बात को जहन में रख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती अब्दुल कवी के हाथ चूँकि इस्लामी अदालत इंसाफ है, इसलिए मुझसे 70% ख़वातीन का रब्ता होता है कि मुफ्ती साहब तनसीक का ये मामला है, ये खुलो का मामला है, ये खियार बुलूग का मामला है, ये विरासत का मामला है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उम्र के उस हिस्से में हूँ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को और नबी रहमत को अता फरमाई थी, यानी 63 साल की उम्र मेरी मुकम्मल हो चुकी है। इसलिए मैं तो अवामी होने की वजह से इस चीज़ का फ़र्क किए बगैर कि हर बच्ची मेरे लिए बेटी है, हर नौजवान मेरे लिए बेटा है, हत्ता कि ख्वाजा सरा हजरात भी मुझसे रब्ता करें। हाँ, ये हकीकत है कि जब ये हजरात मुझसे रब्ता करते हैं, इनकी सबसे बड़ी तमन्ना और ख्वाहिश ये होती है कि मुफ्ती साहब तस्वीर हो जाए, मुफ्ती साहब सेल्फी हो जाए। आप यकीन जानिए है कि मैं जब हरमैन शरीफैन गया पिछले साल, मेरा ख्याल में मेरे 21 दिन का सफ़र था। जब उसी इंटरव्यू का मैं आपको दोबारा हवाला दे रही हूँ जहाँ पर हरीम आपके साथ मौजूद थी, जब उन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, आप डिनाई करते रहे और उसके बाद जब उन्होंने आपको वो वीडियोस दिखाने की कोशिश की कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं आपके इंटरव्यू के, तो आपने उन्हें रोक दिया। नहीं, देखिए मैं फिर वही बात करूँगा, शायद आप मेरी बात समझ नहीं पाई। ये जो तस्वीर इस वक्त मौजूद है, ये हरीम शाह साहबा हैं या नहीं हैं, या उनकी कोई हमशक्ल है, ये लोग ही फैसला करेंगे। आवाज़ खल्क नक्कारा खुदा, मुझे लोगों ने कहा कि ये मोहतरमा हरीम शाह साहबा हैं और इनसे पहले मेरी मुलाकात नहीं थी। दूसरी, इनकी हमारी मुलाकात उस वक्त है कि जब हम एक काफ़ी हाउस में पहुँचे इनके सेक्रेटरी की दावत पे। वहाँ जब मोहतरमा हमसे मिली, मेरे जहन में यही बात आती है कि वो यही मोहतरमा थी। इन्होंने जब इनकार कर दिया तो मैंने भी साथ तस्दीक कर दी, क्योंकि मेरी बेटी है, मैं इनकी बेटी होने के हवाले से गलत बात क्यों कहूँ। इन्होंने कहा नहीं, तो मैंने कहा कि आप ठीक है, दूसरी मुलाकात में हरीम शाह साहबा नहीं थी बल्कि करीम शाह साहबा थी। अब तीसरी जो हमारी मुलाकात हुई, उस मुलाकात को मैंने इसलिए लिया कि मैंने कहा माह रमज़ान की आमद है, मुफ्ती अब्दुल कवी पर भी लाजिम है कि मुस्बत बात करे, सोहनी बात करे, दीन की बात करे, रूहानियत की बात करे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती अब्दुल कवी को ये एजाज़ हासिल है कि इस वक्त कम अज़ कम बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो मेरे साथ माह रमज़ान की वजह से मेरे साथ राब्ते में हैं, जिनके अंदर मैं जनाब गुफ्तगू कर रहा हूँ। आप भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन प्रोग्रामों को सुनेंगे जिसके अंदर मैं ये बात कह रहा हूँ कि क्या हर चीज़ जो पलीद है क्या वो हराम भी है, क्या हर वो चीज़ जो हराम है वो पलीद भी है, क्या हर वो चीज़ जो पलीद है क्या वो पाक हो जाती है। मुझे बताएं, रोयत हिलाल कमेटी के रुकनियत से फारिग हो गए सर, आप क्यों किया गया था, इसके बारे में ज़रा कुछ बता सकेंगे। और आप दुनिया को समझाते हैं एक दिन ईद करने के लिए, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को और मुफ्ती पोपल ज़ई साहब को क्यों नहीं समझाते? देखिए जी, मेरी बात यह है मेरी बेटी कि मैं जब तक उसमें रहा रोयत हिलाल कमेटी में, आपने ख़ुद भी देखा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की बजाय वज़ारत मजहबी अमूर की नुमाइंदगी भी मैं करता था, रोयत हिलाल कमेटी की नुमाइंदगी भी मैं करता था। और मैं बताता था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी वो है जिसके अंदर माहिरीन फ़ल्कियात भी हैं, जिसके अंदर महकमा मौसमियात के जनाब अहलकार भी हैं, जिसमें हमारी जो बहरिया है उसके नुमाइंदगान भी मौजूद हैं। और आज भी मैं हल्फन कहता हूँ कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो फ़ैसला करते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होता है, क्योंकि हमने पूरे पाकिस्तान से आने वाली जो शहादतें हैं उनको हम खुद सुनते भी हैं, फिर माहिरीन फ़ल्कियात से भी पूछते हैं। महकमा मौसमियात वाले हमें पूरी एक तफसील बना के दे देते हैं कि फ़लाँ ज़िले के अंदर सूरज इस वक्त गुरूब हो रहा है, चाँद इस वक्त तुलू हो रहा है। पोपल ज़ई साहब का जो मामला है वो तो अब अल्लाह के सपुर्द हो गया। यकीनन इस दफ़ा इंशाअल्लाह अज़ीज़ माह रमज़ान का आगाज़ पूरे पाकिस्तान में एक ही वक्त में होगा। और जिस तरह मोहतरम फुआद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि जुमे का पहला रोज़ा नहीं होगा और इंशाअल्लाह हफ्ते का पहला रोज़ा होगा इंशाअल्लाह। सर ये चीज़ आपने ये बहुत अच्छी बात की कि आपने उन्हें बेटी तस्लीम कर लिया, प्रोग्राम में भी आप कह भी रहे हैं, तो यानी कि ये जो निकाह की बात थी आपने उनसे कोई निकाह नहीं किया। ये हरीम शाह साहिबा से इस तरह का कोई ना कोई आपने निकाह किया है, ना उनके साथ आपके कोई मुलाकात के मामलात हैं, सर ऐसे ही है मुफ्ती साहब? हाँ नहीं, पिछले दिनों के अंदर जो हमारी 3-4 दिन पहले मुलाकात हुई है एक यूट्यूब की बरकत से, मैंने उनको ख़ुद कहा कि मेरी बेटी आप सैयद ज़ादी हो, आप एक दीनी मदरसे में आपने तालीम पाई है,
आप मेरे लिए बेटी के हुक्म में हो, मैं इस वक्त बुज़ुर्ग होने के हवाले से आपके लिए बमंज़िल वालिद के हूँ। निकाह की बात उस मोहतरमा के लिए करना, मेरा ख्याल ये है कि आप भी समझती हैं ये हमारे मशरकी रिवाजात के भी मुनाफिक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो वो कुछ नसीब हूँ कि ताज़ा पिछले दिनों के अंदर मैंने अपने नवासे की वैसे आपने उस दूसरे प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम का हरीम शाह साहिबा हवाला दे रही थी, आपने उस प्रोग्राम में तो खैर बताया है ना कि अभी 40 दिन पहले ही आपने एक अदद निकाह किया है माशाल्लाह से। चलिए उसके लिए आपको मुबारकबाद। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, आपके नाम से एक सोशल मीडिया के ऊपर ही आपके नाम से फतवा वायरल हो रहा है कि अभी भी कुछ वक्त के लिए निकाह किया जा सकता है। ये दुरुस्त है सर? ये आपके नाम से फतवा चल रहा है या फिर ये झूठ है सर? क्या है ये? मोहतरमा किरण साहबा, बात यह है कि मैं तो बहुत मुद्दत से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता हूँ, 1982 से आलम अरब से वाबस्ता रहा हूँ। बात यह है कि एंकर जो पर्सन्स हजरात होते हैं, उनकी बाज़ दफ़ा जो अपनी ज़ाती राय होती है वो मनसूब कर दी जाती है उस शख्स की तरफ जो उनके साथ शरीक गुफ्तगू होता है। आपकी गुफ्तगू तो मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि बड़ी मोहतात फरमा रही है। बात यह है कि हरीम शाह साहबा के हवाले से अगर गुफ्तगू की मुख्तलिफ उन लोगों ने जो यूट्यूब से वाबस्ता हैं या सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता हैं, खुदारा उसको मुफ्ती अब्दुल कवी की तरफ मनसूब न किया जाए। मुफ्ती अब्दुल कवी पहले दिन से यही बात कह रहे हैं कि हरीम शाह साहबा सैयदजादी हैं। वो मोहतरमा हरीम शाह साहबा मेरे लिए बेटी के हुक्म में है। मोहतरमा हरीम शाह साहबा दीनी मदरसे में तालीम पाई है। खुदारा वो ग़ीबत भी न करे। ये निकाह वाले फतवे की बात का जवाब नहीं दिया मुफ्ती साहब आपने, लेकिन वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। नाज़रीन आपसे अगले हफ्ते तो अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।